हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम लोग असेस करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली अभी ये जो वॉर वीक नंबर 3, 3 हफ्ते हो गए हैं एंड वी आर हेडिंग इनटू वीक नंबर 4 नाउ। टुमारो दैट इज 22 मार्च, हम चौथे हफ्ते में पहुंच जाएंगे और कहीं से भी आसार लग नहीं रहे हैं कि ये जल्दी निपटेगा। डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में सिग्नल देता रहता है, लेकिन वो तो झूठा नंबर 1 है। वो आपने भी देख ही लिया अभी। इनफैक्ट हम सब ने देख लिया। एंड मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे आप उम्मीद भी क्या करोगे, है ना। सो वी कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिस्पाइट फ्रॉम दीज पीपल। इन्होंने ये वॉर स्टार्ट तो कर लिया एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट स्टार्ट करना तो भाई बहुत आसान है, अब इसको निपटाएं कैसे, निपटने का कुछ मिल नहीं रहा। बट मार्केट्स पे असर तो आपने देख ही लिया दोस्तों। एंड आई थिंक आर मार्केट्स आर स्टिल बेटर ऑफ, मैं कहूंगा रेजिलियंट। कि हम बहुत ज्यादा ताड़ ताड़ होके 20-25% नहीं गिरे हैं, दैट्स अ बिग थिंग। बट let's try and understand the context here. India, as a country, we import about 85 to 90% of our crude oil. Although dependence कम हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे देश में एक त्रासदी रही है। मतलब जब भी ग्लोबली कहीं भी क्राइसिस होता है, हमेशा हमारा कोई ना कोई क्रूड ऑयल पे ही चपत लग जाती है। और आज तक मतलब सी, इट्स बिन सो मेनी इयर्स। गल्फ वॉर के टाइम पे भी यही हुआ था। इंडिया को तेल कहाँ से मिलेगा, इंडिया के कंज्यूमर, इंडिया की पॉपुलेशन। तो anyway, but can't help it, right? 85 to 90% of our crude oil we import and half of our LPG we import. So हमारा एक्सपोजर काफी ज्यादा है। इस वॉर से हमारे देश पे और हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या असर पड़ सकते हैं, फिलहाल हम लोग उस पे रोशनी डालेंगे। एंड वील ट्राई टू मेक सेंस कि बाजार ये सब प्राइसिंग कर चुका है या बाजार में और गिरावट में दिख रही है। फिलहाल मेरे हिसाब से निफ्टी 22,550 में काफी हद तक गिर चुका है। दैट्स अ वेरी गुड बॉटम इवन इन द शॉर्ट टर्म। और एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने जाएंगे तो ये वाला जो हाथ में आया है वो कहीं निकल ना जाए। द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी इज नेगेटिव, बट स्टिल इमर्जिंग एंड कंटेनेबल इन द शॉर्ट टर्म। मैंने कुछ वेरियस सोर्सेज से एनालिसिस किया है अपने ही फोरम पे और मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। ये पोस्ट वैसे मैंने अपने चैनल पे भी शेयर की हुई है, तो आई एम जस्ट टेकिंग क्यूज फ्रॉम देयर। कंटेनेबल इन द शॉर्ट टर्म, इट थ्रेटन्स, दिस वॉर थ्रेटन्स द, in fact this impact threatens the pre-war Goldilocks scenario। यानी जो हम बातें कर रहे थे वॉर के पहले कि 7.2% हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ FY 27 में। अभी आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट था 4%। अब क्या है कि जब आपका बेसिक क्रूड ऑयल कच्चा तेल ही महंगा हो रहा है तो बाकी सब चीजें ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्राइस में फर्क दिखेगा अगर ये वॉर खिंचता गया। जैसा मैंने कहा था आपको फर्स्ट डे, अगर एक हफ्ते में निपट गया तो निपट गया, अगर ये 3-4 हफ्ते चला तो फिर इसका निपटना काफी मुश्किल होता जाएगा। अनदर थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरी रुपी दैट वी लूज अगेंस्ट द डॉलर, यानी पहले 90 था, फिर 91 हुआ, फिर 92 हुआ, फिर 93 हो रहा है, अब 93.5 हो रहा है। हर रुपया जो हम डॉलर के मुकाबले नीचे गिर रहे हैं ना, वी आर लूजिंग 70,000 करोड़ रुपीज एज अ कंट्री बिकॉज ऑफ अवर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट बिल तो वही है। रशिया भी अभी ये कर रहा है, व्यापारी बन गया कि तुमको अभी बाजार भाव पे लेना पड़ेगा। उनकी गलती नहीं है, वी शुड नॉट ब्लेम देम ऑल्सो। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि every rupee lost is 70,000 करोड़ impact to the exchequer, to our country। भाई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सोचिए। एनालिस्ट हैव ऑलरेडी कट ग्रोथ फोरकास्ट, इन्फ्लेशन रिस्क आर राइजिंग। लेकिन ये ट्रांजिटरी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीना चला सर वॉर तो थोड़ा हम समझ के निपट के निकल गए, बच गए। अभी तक तो मुश्किल लग रहे हैं हालात। बट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विच इज 6 मंथ्स, 1 ईयर गया, फिर हमारा निफ्टी भी रुक सकता है। इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है अनलेस हम इंपोर्ट के कुछ और सोर्सेज कहीं से ढूंढ न ले। So analysts have already cut growth forecasts. The rupee has weakened. Sectors like hospitality, manufacturing, agriculture, they are facing the major impact. ये मत भूलिए सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं है, फर्टिलाइजर, यूरिया, बहुत कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, सल्फर, एल्यूमिनियम, सब अटका हुआ है उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो वो सब अटका हुआ है ना अभी उसके वजह से। सो
A prolonged war could add a sustainable drag. A quick resolution would limit the damage. रशियन क्रूड हमें बचा सकता है. इनफैक्ट अभी जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट भी किया कि यूएस ने ईरानियन ऑयल पे वो एम्बार्गो हटा दिया है. तो अभी हम लोग ईरान से भी अगर चाहें तो ऑयल ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं 1 महीने के लिए, वो भी विंडो यूएस ने खोल दी है. सो दे आर गिविंग ऑलिव ब्रांचेस. टेक्निकली इफ यू आस्क मी, यूएस ये वॉर बुरी तरह से फंस चुका है, हार भी चुका है. कल ईरान ने उनके F-35 जेट, जो फाइटर जेट है जिसका बहुत गुरूर करते थे सारे यूएस वाले इंक्लूडिंग डोलान, उसको मार गिराया. वो लोग कहते थे ये जेट कभी रेडार में आ ही नहीं सकता है, उसको ईरान ने मार गिराया. जितना यूएस इस वॉर में ड्रैग हो रहा है उतना उनकी फजीयत हो रही है, हंसी उड़ रही है. और आपको एक बात बताऊं, ईरान ने मिसाइल 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर दूर भी डाली है, जबकि कंजेक्चर था कि सिर्फ 2,000 किलोमीटर तक वो फायर कर सकते हैं. और यूएस की नेवी अपने नेवल शिप्स वहां से पीछे हटते जा रहे हैं, वो लोग पीछे हटते जा रहे हैं. और अब हमें डर ये है कि कहीं यूएस दूसरे देशों को उसमें ना झोंक दे, क्योंकि डोनाल्ड और यूएस की ये हिस्ट्री रही है कि वो पहले कुछ शुरू करते हैं, रायता फैलाते, फिर दूसरों को उसमें झोंक देंगे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना यूएस का प्रॉब्लम नहीं है, यूएस को वहां से कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन वो ब्लॉक हुआ है तो वहां से प्रॉब्लम हमको है और फार ईस्टर्न नेशंस को है, जैसे जापान, चाइना, साउथ कोरिया. हमारे शिपमेंट्स वहां से आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो अगर यूएस चाहे तो वो दूसरे कंट्रीज को बोलेगा अब ये ब्लॉक है, अब तुम आके अपनी नेवी भेजो और इसको छुड़वाओ, हम तो जा रहे हैं जी, हमारा तो रायता फैलाने का काम. एनीवे, दिस इज वेरी बैड जियो पॉलिटिक्स. आई मीन इट इज वेरी पुअरली मैनेज. दुनिया भर के बुढ़े, याद रखो ये बात, आप लोग जो देके जा रहे हो ना दूसरी जनरेशन, कम से कम दुआएं देके जाओ. डोंट, गुमान मत करो इस चीज का कि हमारे जमाने में ये था. सारे बुढ़े आज के एप्स यूज करते हो, आज के ओला उबर में ट्रैवल करते हैं और बोलते हैं हमारे जमाने में सही. आई हैव सीन वेरी एजुकेटेड रिस्पेक्टेबल बुढ़े ऑल्सो, बट देन जितने हमने देखे हैं ना, वो ये सब ट्रम्प और नेतन्याहू और ऐसे ही हैं जो खाली ताने मारते रहते हैं और दुनिया को वॉर में झोंक के जा रहे हैं. और बड़ा बड़ा बात करेंगे ये सही है ये गलत है. इधर मॉरल कंपस किसी को नहीं चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी प्राइसेस, ऑयल इंपोर्ट बिल सब जानते हैं बढ़ जाएंगे. इंडियाज एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल कुड राइज शार्पली. So every $10 sustained increase in oil adds roughly 0.4 percentage points to the current account deficit. जो हमारा वित्तीय घाटा है करंट अकाउंट 4.5, 0.4% मतलब आधा टका उसमें ऐड हो रहा है, बेमतलब ऐड हो रहा है. एलपीजी विच इज कुकिंग गैस, जो सबसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है देश में, एलपीजी शॉर्टेज इज acute. Households are prioritized via emergency powers that redirect refinery output and imported LNG. कतर की जो एलएनजी पाइपलाइन थी जिसपे अटैक हुआ, और अटैक होने के पहले से ही यहाँ थोड़ी थोड़ी किल्लत होने लगी थी, जिसको गवर्नमेंट अच्छे से नैरेटिव को मैनेज कर रही है. लेकिन अब वो अटैक हुआ, अब उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा वो अब तक क्लियर नहीं है. बाय द वे, इंडिया इंपोर्ट्स 60% ऑफ इट्स एलएनजी फ्रॉम कतर, जहां ईरान ने अटैक किया इन रिटेलिएशन टू द इजरायली अटैक, क्योंकि इसराइल ने ईरान के ऑयल फील्ड्स पे अटैक किया. तो इंस्टिगेशन यहाँ से इसराइल से हुआ और उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है. और हमारे यहाँ से ऑफिशियली वी आर सपोज टू बी विथ यूएस एंड इसराइल. अनऑफिशियली हम न्यूट्रल हैं, लेकिन ऑफिशियली जिस तरह का स्टैंड सरकार ने लिया है वो उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, यूएस एंड इसराइल के खिलाफ. तो हमें पूरा झोंक दिया गया है इस वॉर में. जीडीपी ग्रोथ स्लोडाउन में प्री वॉर एक्सपेक्टेशन था दैट 7% प्लस ग्रोथ आएगा, 7.2% एज आई टोल्ड यू. गोल्डमैन सैक्स ऑलरेडी एक रिपोर्ट दिखा चुका है, दे हैव कट द 2026 जीडीपी फोरकास्ट बाय 0.5%, यानी 50 बेसिस पॉइंट्स. 6.5% तक वो जीडीपी को, ज्यादा नहीं है. अगर ये 6.5 का 5.5 हो गया या 5% हो गया तो फिर वही 2019 वाली याद आ जाएगी हमें, जब सब डाउन हो रहा था उस टाइम. सब लोग अपना अपना इंडिया का जीडीपी फोकस डाउन किए हुए. इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है. 10% सस्टेन्ड ऑयल राइज, ऑयल प्राइस राइज कुड एड 25 to 60 basis points to the retail inflation, which is okay. आई थिंक हमारा इन्फ्लेशन सरकारी आंकड़ों में तो कम है, पता नहीं वो लोग किस तरह मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं. अच्छा, रुपी हिट अ रिकॉर्ड लो ऑफ 92.8
5, in fact now 93.5 since the war has begun and it's been 3 weeks. करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम काफी अच्छा कर रहे थे उस पे, एंड दिस गवर्नमेंट नीड्स क्रेडिट फॉर मैनेजिंग द फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो वेरी वेल, उस पे रिस्क है कि वो कहीं 1-2% बढ़ ना जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट 1 to 1.5% बढ़ सकता है, विच इज मतलब कोविड के टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कैड जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2-3% तक बढ़ गया था, लेकिन वो सबके साथ हुआ। आप लोग ये प्रॉब्लम समझो दोस्तों, यहाँ इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया को ज्यादा हो रहा है बिकॉज इंपोर्ट या क्रूड के इंपोर्ट डिपेंडेंट ग्रोइंग इकोनॉमीज इंडिया और चाइना है। चाइना ने तो अपना रास्ता निकाल लिया ईरान के साथ सेटिंग करके, और चाइना उसका सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया यूज टू इंपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम ईरान टिल 2018, जब ट्रम्प ने उस वक्त हम ईरान पे सैंक्शन लगाया और हमने बंद कर दिया लेना। ईरान यूज टू टेक मनी इन रुपीज ऑल्सो, मैंने आपको बताया था। ये एक झटका हमें लगा, प्लस ईरान और इंडिया की एक गैस पाइपलाइन बन रही थी जो हम बहुत उसका गाजे बाजे के साथ बात हो रहा था, वो भी चली गई। वो भी उस टाइम बनी नहीं, वो डिले हुई, फिर गई ठंडे बस्ते में। चाबाहार पोर्ट जो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक था, सबसे पहले इसराइल ने उधर ही अटैक किया। हाइफा पोर्ट जो इसराइल का है वो अडानी मैनेज कर रहा है, ईरान ने उनको उधर अटैक कर लिया। मतलब अटैक किसी पे भी हो रहा है, सफर हमारे हम कर रहे हैं दोस्त, सोचो आप। बिकॉज वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। और ये इतना बेसिक मैथ किसी भी आईएएस आईपीएस वाले ने करके सरकार को ठीक से बताया नहीं होगा कि हमको किसके साइड में रहना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली कहाँ नहीं रहना चाहिए। इतने इनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, इतने हमारे रॉ के एजेंट्स हैं, इतने सारी चीजें हमारी है, क्या खाली धुरंधर मूवी बनाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं? खाली प्रोपागेंडा दिखाने के लिए। सी दिस इज वाई बॉलीवुड एक जमाने में जो हमारी रिस्पेक्ट थी ना, Bollywood has given us multiple classics and we have all been fans. But of late हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रोपागेंडा भाई एक नैरेटिव बना के सेट कर रहा है। प्लीज मतलब जिस तरह आप लोग दिखाते हैं ये लोग बॉलीवुड में ना, ऐसा अगर रियलिटी ऐसी इतनी ऐसे होती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। इट्स एंटरटेनमेंट, दे आर एंटरटेनिंग यू। दिस इज रियलिटी। रियलिटी क्या है? क्या किसी ने बताया आपको कि ईरान के साथ हमारे कितने संबंध खराब हो रहे हैं? जो एक टाइम पे हमको ऑयल भी देता था और रुपये में पेमेंट लेता था, डॉलर में नहीं लेता था, आज हमें अपने शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करवाने के लिए युआन में, चाइनीज करेंसी में पेमेंट देना पड़ रहा है। मालूम है ना आपको? सुना ना आपने? ईरान ने वो फरमान जारी कर दिया है। ईरान पिक्ड लीफ आउट ऑफ नितिन गडकरी बुक। अब ऐसा कंफर्म अब तक नहीं है, कंजेक्चर है कि वो लोग वहां एक टोल प्लाजा टाइप कुछ हफ्ता वसूली कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करना है ना, चल पैसा ला। और ये होना शुरू हो गया है वहां पे। वो पैसा भी रुपीज या डॉलर्स में नहीं, चाइनीज युआन में लेंगे। तो चाइना का तो काम हो गया, कौन फंसेगा ये सब चक्कर में? हमेशा हम क्यों फंसते हैं जियो पॉलिटिकली? मुझे ये समझ नहीं आया। क्या फायदा हुआ मोदी जी का बाहर जाके सबको गले लगा के और हंस खेल के, जब जरूरत है कौन इसका भुगतान कर रहा है? गरीब आदमी। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। रेमिटेंसेस कम हुए हैं, ये पॉइंट तो हम लोग में से किसी ने देखा ही नहीं कि दुबई पूरा बर्बाद हो गया। मैंने कितना कवर किया वो स्टोरी। वहां से यहाँ जो $50 बिलियन एनुअल रेमिटेंसेस आते हैं इंडिया में, आते थे। अपेरेंटली 1 करोड़ लोग पूरे गल्फ में काम करते हैं। हमारे देश को जो पैसा आता था बाहर से $50 बिलियन जो ये लोग भेजते थे कमा के, अब वो भी पूरा का पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन काफी हद तक आप बोल सकते हो हाफ तो जाएगा। क्योंकि सब लोग तो दुबई में बैठने वाले नहीं है, सब लोग तो वहां शहीद होने नहीं वाले। मैंने ऐसा सुना अजरबैजान ने कुछ वीजा निकाला है, वीजा फ्री किया है शायद। उसका नाम उनको देना चाहिए शहीद वीजा, कि अगर शहीद होना है तो इधर आ जाओ। कौन जाएगा आज के डेट में मिडिल ईस्ट में यार? फ्लाइटें ही नहीं है आपकी। फ्लाइट उड़ रही है, कैंसिल हो रही है, वापस आ रही है, इतनी अफरा तफरी में कौन ट्रैवल करेगा? क्या खतरों के खिलाड़ी का सीजन शूट करना है क्या इंडियंस को? इंडियंस के लिए दुबई यूज टू बी वन ऑफ द, फॉरगेट अबाउट बिजनेस एंड सेटलिंग डाउन, वो तो है ही, लेकिन इट यूज टू बी वन मेजर ट्रैवल डेस्टिनेशन। अब उनका टूरिज्म तो गया, वो तो बर्बादी है, यूएई की बर्बादी तो तय है, क्योंकि उनका वो कार्मिक जस्टिस है जो मिल रहा है। दुनिया भर का काला धन वहां अंदर किया था ना,
इंडिया के दुश्मनों का भी सब काला धन वहीं पे जा रहा था। तो वो अंदर किया तो वो तो ऐसे ही बाहर निकलेगा, पैसा, गलत पैसा फलता नहीं है दोस्त। And finally, one more effect is higher shipping costs. Don't forget, when the ships are passing in the war-like scenario, इंश्योरेंस कंपनीज अपना हाथ ऊपर कर लेती है, मैं इंश्योर नहीं करूंगी आपकी शिप्स। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और डेली लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है जो अब तक इतनी हुई नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ट्रेड डेफिसिट, द गल्फ रीजन accounts for 17% of India's exports. 17, 17% हमारा एक्सपोर्ट होता है गल्फ में। अगर उस पे आंच आई, अगेन हमारा डेफिसिट ही वाइड हो रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट वाइड, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया सर जी। जिसके बेसिस पे निफ्टी चल रहा था, लेकिन निफ्टी ने गिरावट देके, झटका देके काफी हद तक उसको बैलेंस कर दिया है। अब देखना ये है कितना और गिरावट बाकी है, और कब उसका पूरा दारोमदार है कि ये वॉर कब तक चले। कुकिंग गैस हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, आरबीआई क्या कर रहा है भगवान जाने। बॉटम लाइन, द वॉर इज ऑलरेडी क्रिएटिंग अ रियल पेन इन फॉर्म ऑफ एलपीजी क्राइसिस, price hikes, and cutting off growth forecasts for our country. But India is not in a crisis mode yet, thankfully. The impact remains highly dependent on how long the conflict lasts and whether the Strait of Hormuz disruptions ease. मैं क्या बोलता हूँ, तुम लोग लड़ो मरो सारे बुढ़े एक दूसरे के पीछे पड़ो, खलास कर दो, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो यार। व्यापारी लोगों को व्यापार करने दो यार, वो बेचारे शिप वाले, मतलब जो सामान लद के जाते हैं उनको छोड़ दो यार, उनका कोई लेना देना नहीं। आई थिंक दिस वीक शुड बी अ डिसाइडर, क्योंकि ट्रम्प का पेशेंस उड़ता जा रहा है। और मैं इस पूरे वॉर का ब्लेम डालूंगा इसराइल पे। इसराइल इज द फादरलैंड, मैं उसी पे ब्लेम डालूंगा इसका। उसने, आप उनकी हिस्ट्री में जाओगे आपको पता चलेगा, दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट अपेरेंटली फॉर द लास्ट 40 years। वो पूरी दुनिया को लेके झोंक दिया हो। और यूएस में इसराइलीज की, जूइश की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। रिपब्लिकन्स को चुनाव में ट्रम्प के कैंपेन को जो फंडिंग देते हैं, बहुत सारा पैसा, मतलब अंधा पैसा जिसको बोलते हैं ना, अंधा कुआं, ये जूइश लॉबी उनको देती है। और आज रिपब्लिक, मतलब ट्रम्प उसी को अब उसी के इशारे पे कर रहा है। बट पूरी दुनिया को लेके वॉर में घुसना इज अ बैड डिसीजन, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। वैसे भी वॉर किसी के फायदे का नहीं होता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली टेबल पे ही आके बात करनी पड़ेगी ना भाई। आप दो मारोगे, वो चार मारेगा, आप आठ मारोगे, वो 16 मारेगा, 32 मारोगे, होगा क्या? अल्टीमेटली ट्रीटी साइन करने तो टेबल पे ही आना पड़ेगा ना, तो वो ऑप्शन पहले ले लो। लेकिन ये लोग के अंदर 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 अभी भी वो 5वीं शताब्दी में है, 5th century बिफोर क्राइस्ट में जीते हैं ये। इट इज सो सिली दैट एक तरफ त्योहार मन रहे हैं, गुड़ी पाड़वा, ईद, पोंगल, बिशु, दूसरे त्योहार हमारे, साल का नया साल सबका हो रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग वॉर की बातें कर रहे हैं। बताओ, सो सिली मैन। अच्छा, और मुसीबत, अब एक दो हफ्ते बाद तो आप आईपीएल में मग्न हो जाओगे। तो नैरेटिव जो मीडिया सेट करता है ना दोस्त, वो स्पॉन्सर्ड होता है और वो सही नहीं होता है। हमें खुद का देखना पड़ता है कि हमारा कहाँ हमको क्या इफेक्ट कर रहा है। फिलहाल तो इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आई थिंक आर ग्रोथ प्रोजेक्शंस, अब तक 3 हफ्ते तक ठीक था, इसके आगे अगर ऐसे, आप खुद सोचो 3 हफ्ते हो गए दोस्त, आपको पता चला? अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन पहले तो शुरू हुआ था, बट इट्स बीन 3 weeks एंड इट जस्ट स्टार्टेड, वी गॉट यूज टू इट कि वॉर हो रहा है। बट वो इम्पैक्ट आए, लेट्स होप इम्पैक्ट कम आए, एंड लेट्स होप हम लोग इस कठिन परिस्थिति से पार पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।